राजू अपने पिता सुरेश के साथ कभी सड़क पर तो कभी हाईवे के पास सुबह शाम नारियल बेचता था। आने जाने वाले ट्रक, बस या यात्री कोई भी हो, उन्हें कटे हुए नारियल देना और उनसे 2 पैसे कमाकर अपनी जिंदगी दोनों बाप बेटे व्यतीत कर रहे थे। राजू की माँ बचपन में ही उसे बीमारी के चलते छोड़ गई और अब उसका बापू ही उसका एकमात्र सहारा था। एक शाम नारियल बेचते हुए राजू, सामने उस नीली बस में देख। अम्मा हाथ हिला रही हैं। शायद उन्हें नारियल चाहिए। जा दिया उन्हें नारियल। जी बापू। अम्मा ये लो नारियल। और किस किस को चाहिए ताजा ताजा नारियल? एकदम पका हुआ ताजा नारियल। पूरे दिन मेहनत करके राजू और सुरेश अपने ठिकाने फुटपाथ के किनारे चादर से बनाए घर में आ जाते हैं। तभी सुरेश कहता है, आज अच्छी कमाई हो गई। बसें और ट्रक भी ज्यादा थे। इस बार नए साल पे तुझे मोजे लाकर दूंगा। ठंड काफी होती है। तुझे ऐसे बिना मोजों के देखा नहीं जाता। बापू, पर आप भी तो मोजे नहीं पहनते। फिर मुझे क्यों? तूने पहने, समझो मैंने पहन लिए। चल, मैं ढाबे से हम दोनों के लिए थोड़े दाल चावल ले आऊं। सुरेश सड़क पार करके ढाबे से अपने और राजू के लिए खाना लाने ही जा रहा होता है कि अचानक एक ट्रक वाला सुरेश को ठोकर मार जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बेचारा राजू अकेला बेसहारा हो जाता है। ताजे नारियल कहाँ से लाने हैं वो सिर्फ उसके बापू को पता था, और जो थोड़े बहुत नारियल बचे थे उन्हें बेचकर उसने कुछ दिन अपनी भूख मिटाई। पर अब उसके पास भीख मांगने के सिवा अब कोई और चारा नहीं था। आखिर उसे अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना था। वो आसपास के ढाबों, ट्रकों और बसों में भीख मांगने लगा। एक रोज जब वो भीख मांग रहा था, साहब, भूख लगी है। रोटी मिलेगी? मेरा बापू अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अकेला हूँ। मेरी मदद करो। मुझे कुछ खाने को दे दो। काम चाहिए? चल फिर यहाँ हर दिन तू टेबल साफ करेगा, बर्तन धोएगा और सबको खाना परोसेगा। उसके बदले में तुझे 2 वक्त का खाना दे दूंगा। अगर मंजूर है तो बता। हाँ साहब, मंजूर है। बताइए कहाँ से काम शुरू करूं? बस गरीबी और बेसहारा होने की वजह से बेचारा राजू सुबोध ढाबे वाले को हाँ कर देता है और रोजाना उसके यहाँ बर्तन धोना और सब काम करता है, जिसके बदले सुबोध उसे 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी परोस देता है। राजू वहीं ढाबे पर किसी कोने में सो जाता और रोजाना काम पर लग जाता। रोजाना की तरह एक दिन जब वो काम कर रहा था, कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है। लोगों की भीड़ रहेगी और काम भी ज्यादा होगा। तो राजू, तू भी चुस्ती से काम करियो। ग्राहकों को कोई दिक्कत ना हो। राजू काम पर लग जाता है और नए साल वाले दिन शाम के समय काफी भीड़ होती है। तभी अरे, ये चाय का कप मेरे ऊपर गिरा दिया। सारे कपड़े गंदे कर दिए। कैसे निकम्मे काम वाले रखे हुए हैं, जिन्हें अक्ल नहीं कि ग्राहकों को चाय पानी कैसे देते हैं। चल अपने मालिक को बुला। राजू, ये क्या किया? माफ कीजिएगा, नया है, अभी बेचारा गरीब था, मैंने नौकरी पर रख लिया। इसे समझ नहीं है। मैं अभी साफ करवा देता हूं किसी और से। अरे तू निकल यहां से अभी के अभी। आज तक कोई ग्राहक मेरे ढाबे पर ऐसे नाराज नहीं हुआ। माफ कर दीजिए मालिक, सच में भीड़ में पता नहीं चला कब कैसे गिर गया। मैं अभी साफ कर देता हूं, पर मुझे नौकरी से मत निकालो साहब। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा कोई नहीं है। मेरे बापू भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैंने कोई यहां अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? निकल यहां से। चल दफा हो। और यहां आज के बाद नजर मत आना। बेचारा राजू रोने के अलावा और क्या कर सकता था। वो ढाबे के पास कोने में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और दूर से बस ढाबे की ओर देखता रहता है। सब नए साल के जश्न में मगन थे, वो मन ही मन सोचते हुए। बापू के साथ हर नए साल पर कितना मजा आता था। हम जगमग रोशनी देखते और ठंड में साथ में चाय पीते थे। और आपने तो इस साल मोजे भी दिलाने का वादा किया था। पर आज नए साल पर न ही बापू आप हो, न चाय का कप और न ही मोजे। बहुत ठंड लग रही है बापू, और भूख भी। क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के बापू? राजू ढाबे के पास सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर रो ही रहा था
और अपने बापू को याद ही कर रहा था कि अचानक उसे गोली की आवाज आती है। ए, अगर यहां से कोई भी हिला ना तो उसे हमारी गोली से कोई नहीं बचा पाएगा। सब चुपचाप नीचे बैठ जाओ और अपने अपने फोन हमें दे दो। ए बुड्ढे, हाँ तू ही रे, इस ढाबे का मालिक। चल जल्दी सारा माल लेकर यहाँ। और हाँ, सोने की चेन भी निकाल कर दे जल्दी। ए फटाफट, ए टाइम नहीं है अब उनके पास क्या। चल। राजू ये सब पेड़ के पीछे छिपकर देख और सुन रहा था। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं यहाँ सबको अकेला बचाने लगा तो मैं खुद भी फंस जाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं। हाँ, एक बार बापू के पैसे जब चोरी हो गए थे तब उन्होंने पास के थाने में रपट लिखवाई थी। वहीं जाता हूं, शायद कोई मदद मिल जाए। राजू थाने पहुंचता है और सब कुछ पुलिस अफसर को बताता है और वो अपनी पुलिस जीप में राजू के साथ ढाबे पर पहुंचता है। वहां गुंडा सुबोध को गोली मारने ही लगता है कि पुलिस सभी गुंडों को पकड़ लेती है। तभी सुबोध पुलिस वाले से कहता है, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। आप समय पर आ गए, वरना हम सब आज नहीं बचते। अरे भाई, धन्यवाद तो आप इस छोटे बच्चे का करिए जिसने हमें समय पर आकर ये खबर दी। आज इसी के कारण आप सब सही सलामत हैं। सुबोध ये सब सुनकर बड़ा शर्मिंदा होता है। आखिर वो बच्चा राजू ही था जिसने सबकी जान बचाई और ढाबे पर पैसों की लूट से भी सुबोध को बचाया। पुलिस गुंडों को पकड़कर ले जाती है। सुबोध राजू से कहता है, राजू बेटा, मुझे माफ करना। मैंने तुम जैसे अच्छे और बहादुर बच्चे को गलत समझा और नए साल पर भूखा छोड़ दिया। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। आज इस नए साल पर मैं चाहता हूँ कि तुम ही अब से हमेशा इस ढाबे की मेरे साथ देखभाल करना। और ये बेटा, तुम्हारे लिए उपहार और पैसे। राजू खुश होकर अपने बापू को याद करके उस नए साल पर अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ चला। इसी तरह एक गरीब का नया साल सच में नया हो गया। तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? कितने सपने देखे थे हमने, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम मुझे यूं इस तरह धोखा नहीं दे सकती। ये गलत है पल्लवी। वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। सीनू, आजा बेटा, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ, आप जाओ। सीनू जिंदगी से हार चुका था और हर वक्त गम में डूबा रहता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने प्यार, अपनी पल्लवी को खो दिया था। पल्लवी सीनू की मंगेतर थी, लेकिन इन दोनों की शादी से कुछ दिन पहले ही एक सड़क हादसे में पल्लवी की मौत हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ पल्लवी से उसकी जिंदगी छीन ली, बल्कि सीनू से भी उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। सीनू पूरी तरह टूट चुका था और हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ से भी ज्यादा बात नहीं करता था। फिर एक दिन, आंटी, सीनू कहाँ है? कैसा है वो? वो ठीक नहीं है बेटा, अपने कमरे में है, हमेशा वहीं बंद रहता है। तुम तो सीनू के बचपन के दोस्त हो, उसे समझाओ कि ऐसे किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। प्लीज बेटा, उसकी मदद करो, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ उससे। ये रवि है, सीनू के बचपन का दोस्त। पल्लवी की मौत के वक्त वो शहर से बाहर था और अब वापस लौटने के बाद वो सीधे सीनू से मिलने आया। और फिर, अबे सीनू, चल बाहर निकल यार। रहने दे रवि, तू जा यहां से। चुप कर, देख जल्दी खोल दरवाजा वरना मैं तोड़ दूंगा इसे। रवि की बात सुनकर सीनू ने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन वो उससे कुछ बोला नहीं, बल्कि वापस जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गया। रवि उसके पास गया और बोला, यार सीनू, मैं समझता हूं, लेकिन मैं भी तेरा दोस्त हूं और पल्लवी से पहले से मैं तेरी जिंदगी में हूं भाई। तो अपने दोस्त की बात तो मान और उठ चल अब। आज तो मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां जाकर तू अपने सारे गम भूल जाएगा। रवि सीनू को जबरदस्ती अपने साथ डिस्को लेकर जाता है, जहां हर तरफ लोग अपनी मस्ती में मस्त थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई शराब और ड्रग्स के नशे में डूबा था। मुझे यहां नहीं रुकना रवि, चल यहां से। अरे थोड़ी देर रुक तो सही, फिर देखना यहां से जाने का मन ही नहीं करेगा तेरा। हाँ, पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीनू उसके साथ नहीं जाता और एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। और फिर, हेलो ब्रो, कौन है तुम? तुमको पहले यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम सीनू है, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आया हूँ। वो रहा, रवि नाम है उसका। तुम बहुत परेशान हो ना, लेकिन अब टेंशन फ्री हो जाओ क्योंकि मेरे पास तुम्हारी हर टेंशन का इलाज है। क्या मतलब? डैनियल सीनू को डिस्को के अंदर ही बने एक छोटे से कमरे में ले जाता है और वहां उसे ड्रग्स देता है। सीनू उससे ड्रग्स ले लेता है और उस बारे में रवि से कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन, हेलो रवि, सुन, शाम को डिस्को चलना है, तू 7 बजे तक घर आ जाना।
अरे वाह, क्या बात है। चलिए, तो अच्छी बात है कि तू अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं पहुंच जाऊंगा, तू रेडी रहना, ठीक है? अब लगभग रोज ही सीनू रवि के साथ डिस्को जाने लगा। रवि को यह अंदाजा भी नहीं था कि असल में वो अपने दोस्त की मदद करने के बजाय उसे नशे के दलदल में धकेल रहा है। डैनियल सीनू से पैसे कमाने के लालच में उसे ड्रग्स की हैवी डोज देकर उसे नशे का आदी बना रहा था। कुछ ही दिनों में हालात ये हो गए कि शाम होते ही सीनू ड्रग्स के लिए छटपटाने लगता था और वो रवि को खुद फोन कर डिस्को चलने के लिए फोर्स करने लगा था। फिर एक दिन, रवि, 7 बजने में बस 2 मिनट है, तू अभी तक आया क्यों नहीं? दोस्त, वो कुछ जरूरी काम आ गया तो फंसा हुआ हूं। अब अगले 2 दिन भी बिजी हूं, उसके बाद चलते हैं। क्या? ये क्या बोल रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे डिस्को जाना है। तो अपना काम छोड़ और मुझे डिस्को लेकर चल। अरे, मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं है यार। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब तो ठीक है, अब रोज रोज डिस्को जाने की जरूरत नहीं है। चुप कर तू। तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं जाऊंगा। सीनू, नहीं, रुक जा। मुझे पता है कि तुझे डिस्को क्यों जाना है। तू वहां जाकर क्या करता है, मुझे सब पता चल गया है। वो डेनियल तुझे बर्बाद कर देगा। दोस्त, मैं तो तुझे वहां नाचने गाने और नए दोस्त बनाने के लिए लेके गया था, ताकि तू पल्लवी को भूलकर आगे बढ़ सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि तूने वहां भी अपने लिए खाई ढूंढ ली है। कभी सोचा है तूने कि इस बारे में आंटी को पता चला तो उन पर क्या बीतेगी? रवि की बात सुनने और समझने की हालत में सीनू था ही नहीं। उसकी हालत बिगड़ रही थी क्योंकि वो ड्रग्स की लत का शिकार हो चुका था। उसने सबसे छिपकर डैनियल से मिलना और ड्रग्स लेना जारी रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वक्त के साथ उसकी हालत बिगड़ती ही गई। आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है। उसकी ब्लड रिपोर्ट्स में ये साफ हो गया है। वो काफी आगे बढ़ चुका है। मामला अब हमारे हाथ से निकल चुका है। अब आपको उसे रिहैब सेंटर भेजना होगा, तभी कुछ हो सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर सीनू की मां शांता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब से सीनू ड्रग्स लेने लगा था तब से वो खुश दिखने लगा था और शांता ये देखकर खुश थी। लेकिन जब उसे ये पता चला कि सीनू अपनी खुशी की क्या कीमत चुका रहा है, वो उसके लिए बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर के कहने पर उन्होंने रवि की मदद से सीनू को जबरदस्ती एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवा दिया, जहां सीनू को अब पूरी तरह से ठीक होने तक रहना था। सीनू फिर से गुमसुम रहने लगा। ऊपर से ड्रग्स न मिलने पर उसकी हालत बिगड़ने लगती। वो चीखता चिल्लाता, यहां तक कि गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करने लगा। ड्रग्स का आदी हो जाने के बाद भी वो पल्लवी को अब तक नहीं भूला था। उसकी फोटो अब भी हमेशा उसके पास रहती थी, जिसे देखकर वो रोता रहता था। फिर एक दिन, डॉक्टर रीना, एक नया केस है और मुझे लगता है उसे बस आप ही हैंडल कर सकती हैं। जी सर, बताइए। सीनू, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? मुझे भूख नहीं है, ले जाओ ये खाना। अरे, पर खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे चेहरे का ग्लो चला जाएगा, फिर कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। डॉक्टर रीना की बात सुनकर सीनू एकदम से उठकर बैठ जाता है, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर रीना ने उससे बात की, पल्लवी भी उसे ठीक ऐसे ही छेड़ा करती थी। लो खाना खाओ, देखो सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। डॉक्टर रीना ने इतने प्यार से सीनू की तरफ खाने का निवाला बढ़ाया कि सीनू इस बार मना ही नहीं कर पाया। डॉक्टर रीना ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर कई घंटों तक उसके साथ बातें की, और ये अब हर रोज का रूटीन बन गया। सीनू को भी डॉक्टर रीना का साथ अच्छा लगने लगा। डॉक्टर रीना ने बड़ी ही समझदारी से सीनू के दिन का शेड्यूल बनाया, जिसमें वो सब चीजें शामिल थीं जो सीनू की सेहत में सुधार के लिए जरूरी थी। लेकिन ये सब सीनू तभी कर पाता था जब डॉक्टर रीना उसके साथ होती थी। उसे डॉक्टर रीना में अपनी पल्लवी की झलक दिखने लगी थी। शायद इसीलिए वो डॉक्टर रीना की हर बात मान लेता था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और सीनू की सेहत में काफी सुधार आने लगा था। पुराना साल खत्म हो रहा था और नए साल की शुरुआत होने जा रही थी। हर तरफ नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थीं। उस रिहैब सेंटर में भी नए साल पर होने वाली पार्टी के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। डॉक्टर रीना ने इस खास मौके को सीनू के लिए और खास बनाने का सोचा और उसकी जिंदगी पर आधारित एक स्टेज ड्रामा तैयार करवाया, जिसके किरदारों को उसी रिहैब सेंटर में भर्ती दूसरे मरीजों ने निभाया। डॉक्टर रीना ने सीनू को अपने पास ऑडियंस की रो में सबसे आगे बिठाया और हर वक्त उसका हाथ पकड़े रही। फिर आधे ड्रामे के बीच, बस करो रीना, मुझे यहां से जाना है, मैं ये सब नहीं देख सकता। परेशान मत हो सीनू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज रुक जाओ, आगे बहुत कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए।
डॉक्टर रीना की जिद करने पर सीनू ने वहीं बैठकर पूरा ड्रामा देखा और फिर ड्रामा खत्म होते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। चुप हो जाओ सीनू और मुझे बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ड्रग्स लेकर मैं खुद के साथ साथ उन लोगों को भी सजा दे रहा था जो मेरे अपने हैं, मेरी परवाह करते हैं। पल्लवी अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन जो मेरे पास हैं मैंने उन्हें भी खो दिया। नहीं सीनू, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने आसपास देखो, सब है तुम्हारे पास। और जहां तक रही बात पल्लवी की, तो कोई तो जरूर होगा ऐसा जो उसकी कमी भी पूरी कर दे। इतना कहकर डॉक्टर रीना ने सीनू के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। सीनू ने नजरें उठाकर देखा तो इस बार उसे डॉक्टर रीना के चेहरे में पल्लवी नजर नहीं आई, बल्कि इस बार उसे डॉक्टर रीना ही नजर आई, जिसकी आंखों में उसे खुद के लिए वो प्यार नजर आया जिसकी उसे तलाश और जरूरत दोनों थी। एक तरफ नए साल के साथ तारीख बदल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सीनू के लिए भी सब कुछ बदल रहा था। वो अपने नीरस हो चुके जीवन को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार था।